हाय एवरीवन, माय नेम इज तमन्ना चौधरी। वेलकम टू नीट अड्डा 247। ये जो क्लास है महाप्रलय 2.0 फिजिक्स क्रैश कोर्स का एक बूस्टर सेशन है। एक ऐसा सेशन जिसके अंदर आप मिनिमम टाइम लेके डिटेलिंग में थ्योरी और क्वेश्चंस की हेल्प से रिलेटिव मोशन एंड सर्कुलर मोशन वाले जो टॉपिक्स हैं उनको आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो दोनों टॉपिक्स हैं काइनेमैटिक्स में लाई करते हैं, तो रिलेटिव मोशन जो 1D और 2D का है दोनों इस क्लास में कवर्ड है, और जो सर्कुलर मोशन, चाहे मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करूं या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करूं, वो भी इस पर्टिकुलर क्लास में कवर्ड है। मैं तुम लोगों को बच्चों बस ये बता दूं कि जो सर्कुलर मोशन है ना, 3 डिफरेंट चैप्टर्स में है। जैसे रोटेशनल मैकेनिक्स में आप सर्कुलर मोशन का कुछ पार्ट पढ़ते हो, है ना। फिर तुम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में सर्कुलर मोशन का कुछ पार्ट पढ़ते हो। तो ये जो सेशन है ये काइनेमैटिक्स का बूस्टर सेशन है, तो इसके अंदर मैं तुम लोगों को वो सर्कुलर मोशन सिखाऊंगी जो काइनेमैटिक्स में आता है। और जिस इंडिविजुअल चैप्टर्स में जो भी सर्कुलर मोशन के ऊपर नॉलेज आती होगी वो उन्हीं चैप्टर्स के अंदर कवर्ड होगी। ठीक है, तो बूस्टर सेशन को बच्चों शुरू करते हैं। अगर इनकेस किसी बच्चे को इस क्रैश कोर्स के बारे में नहीं पता है, तो ये फिजिक्स का महाप्रलय 2.0 क्रैश कोर्स है, जिसके अंदर आप सिंगल शॉर्ट सेशंस की हेल्प से अपनी पूरी की पूरी फिजिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं 30 डेज के अंदर। इसके अंदर सिंगल शॉर्ट सेशंस होते हैं जो इसी यूट्यूब चैनल पे होते हैं, तो अगर तुम चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो और इस सेशन को अभी लाइक कर दो। फिर नीट अड्डा 247 के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर और मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी क्लास का पीडीएफ मिल जाता है क्लास खत्म होते ही, और उस पर्टिकुलर सेशन से एसोसिएटेड जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस की महा डीपीपी है वो भी तुम लोगों को सॉल्यूशंस के साथ मिल जाती है। और फिर हर वीक मंडे टू सैटरडे हम लोग जितना भी कवर करते हैं, फिर वो संडे महाप्रलय 2.0 टेस्ट सीरीज के टेस्ट का सिलेबस बन जाता है। तो मंडे टू फ्राइडे आप सीखते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, और फिर हर संडे को आप कंपीट करते हो एक फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज में जिसका नाम है महाप्रलय 2.0 टेस्ट सीरीज। जो इसमें एनरोल करने का लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। टीसी लाइव 100 के कोड की हेल्प से आप उस टेस्ट सीरीज को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हो। तो सिंस अभी जो हमारा टेस्ट है महाप्रलय 2.0 टेस्ट सीरीज का वो संडे को होगा, मतलब 16 मार्च को होगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसका सिलेबस वो होगा जो हम लोगों ने इस वीक किया है, जो आ गया काइनेमैटिक्स और लॉज ऑफ मोशन। तो ये 3 चैप्टर्स हम सिलेबस बनेंगे तुम्हारे 16 मार्च के टेस्ट का। तो बूस्टर सेशन वैसे तो सैटरडे को आता है, लेकिन ये मैं आज फ्राइडे को इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि फ्राइडे को हमारी लाइव क्लास में कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, जो हमारी लॉज ऑफ मोशन के ऊपर क्लास थी। तो ऐसा करते हैं, कल सुबह मिलते हैं, सुबह 7 बजे मिलते हैं। लॉज ऑफ मोशन के पूरे चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीके से निपटाते हैं। आज के लिए हम लोग थोड़े से हमारे दिमाग का जो पूरा अटेंशन है वो दे देते हैं रिलेटिव मोशन और सर्कुलर मोशन में। ठीक है, आई एम होपिंग एवरी वन इज रेडी फॉर टूडेज क्लास। इनकेस मान लो अगर इस क्रैश कोर्स के ऊपर किसी बच्चे को कोई एक प्रैक्टिस बैच चाहिए जिसके अंदर 1500 से 2000 के बीच में तुम सबसे एक्सपेक्टेड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू डिराइव्ड क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यू इंस्पायर्ड क्वेश्चंस हैं, अगर तुम पूरे पीसीबी के सिलेबस को रिवाइज करना चाहते हो सबसे बेस्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन प्रैक्टिस की हेल्प से, तो जो मिशन 720 प्रैक्टिस बैच है कल से शुरू हो रहा है। आप इसमें एनरोल कर सकते हो, एनरोलमेंट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इस कोड की हेल्प से मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और कोई भी क्वेरी हो अगर इस प्रैक्टिस बैच से एसोसिएटेड तो तुम लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले रिलेटिव मोशन निपटाते हैं 1D का और 2D का, और फिर चलते हैं सर्कुलर मोशन के ऊपर। सो लेट अस बिगिन विद रिलेटिव मोशन। अब ध्यान से देखना, अगर बच्चों मैं रिलेटिव मोशन की बात करूं तो रिलेटिव का मतलब होता है हमेशा दूसरों से कंपेयर करने वाला। आप कभी भी किसी मोशन को अगर डिफाइन कर रहे हैं तो मोशन एक ऐसी चीज है जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, कि अगर मानो बॉडी किसी भी तरीके से अगर मूव कर रही है तो कहाँ से तुम लोग देख रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे तुम न्यूमेरिकली डिफाइन कर रहे हो, नंबर्स के फॉर्म में डिफाइन कर रहे हो उस मोशन को। तो अभी हम लोग वन डायमेंशन के पर्सपेक्टिव से पहले रिलेटिव मोशन एंड स्टफ को समझेंगे। तो रिलेटिव मोशन का मतलब किसी भी बॉडी के मोशन को स्टडी करना किसी और बॉडी के मोशन के पर्सपेक्टिव से। जैसे कि मानो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई ये मेरे पास एक ट्रेन है, ये ऐसे जा रही है, दूसरी ट्रेन भी ऐसे जा रही है, यहाँ पर एक इंसान है, यहाँ पर एक इंसान है, तो इन दो, है ना, ये वाली सिचुएशन को कंपेयर करो इस सिचुएशन से कि यहाँ पर एक इंसान इस ट्रेन में बैठा हुआ है जो ऐसे जा रही है, दूसरी वाली जो ट्रेन है इस तरीके से जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाले सिनारियो में लगेगा कि दोनों के बीच में मोशन बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर दोनों को लगेगा कि दोनों के बीच में मोशन कंपेरेटिवली कम है। तुम लोग अगर जिंदगी में एक बार भी ट्रेन में बैठे हो ना, तो तुमने ये जरूर से रियलाइज किया होगा, जब तुम्हारी ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, अगर तुम्हारे साइड से दूसरी ट्रेन जाती है सेम डायरेक्शन में, तो ऐसा भी हो सकता है कि तुम दूसरे ट्रेन में बैठे हुए इंसान को इस तरीके से हाई कर दो कि हेलो जी, हेलो बाजी, किदा, है ना, तुम कर सकते हो। द रीजन बीइंग कि भले तुम्हारी ट्रेन का मोशन बहुत ज्यादा है,
भले ही तुम्हारी साइड वाली ट्रेन का मोशन बहुत ज्यादा है, लेकिन रिलेटिव मोशन नहीं है। रिलेटिवली तुम्हारी ट्रेन दूसरी ट्रेन के पर्सपेक्टिव से कैसे मूव कर रही है वो ज्यादा नहीं है। वेयर एज अगर मानो तुम्हारी ट्रेन ऐसे जा रही है और दूसरी ट्रेन ऐसे आ जाए ना, तो उस बॉब कट का बाबा कट हो जाएगा, तुम्हें पता नहीं लगेगा, है ना। सो दिस इज रिलेटिव मोशन, कि किसी भी बॉडी के मोशन को हम लोग स्टडी कर रहे हैं किसी और बॉडी के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि जनरली बच्चों ये होता है कि मानो अगर मैं बोलूं कि भाई ये वाली बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, तो इसको भी हम लोग ग्राउंड के पर्सपेक्टिव से डिफाइन कर रहे हैं। कि अगर मैं ग्राउंड से पूछूं कि ग्राउंड बेटा बताओ ये जो हमारी बॉडी है कैसे मूव कर रही है, तो ग्राउंड बोलेगा ये वाली बॉडी आगे की डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। इसका मतलब जो ए की यहाँ पर वेलोसिटी है, जो इस बॉडी की वेलोसिटी है ग्राउंड के पर्सपेक्टिव से, वो पॉजिटिव की डायरेक्शन में है 10 मीटर पर सेकेंड के मैग्नीट्यूड की। So you must understand that no velocity is not relative velocity. Every velocity is a relative velocity. तुम कभी भी किसी बॉडी की वेलोसिटी को डिफाइन ही नहीं कर सकते जो रिलेटिव ना हो, हमेशा कंपैरिजन में होती है। अगर तुम बोलते भी हो कि भाई अभी मैं रेस्ट पे हूं, तो तुम ग्राउंड के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हो। अगर तुम बोलो कि यार दी एक गाड़ी चली गई थी हमारे साइड से 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो तुम ग्राउंड के पर्सपेक्टिव से बोल रहे हो। तो मैं तुम्हें वही बोल रही हूँ, एवरी काइंड ऑफ वेलोसिटी, एवरी काइंड ऑफ मोशन इज काइंड ऑफ ऑल्सो रिलेटिव मोशन। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो हर तरीके की वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी होती है। तो रिलेटिव वेलोसिटी अगर मैं डिफाइन करूं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब बी को आंखें दो और उससे पूछो ए की कैसी वेलोसिटी है। जैसे कि देख लो, अगर मानो मैं बोलूं कि ये इंसान 10 मीटर पर सेकंड से और ये इंसान 5 मीटर पर सेकंड से एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, ध्यान से देख लेना। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, ठीक है। ये अभी 6 महीने के बाद मिल रहे हैं, इस तरीके से स्टारबक्स में मिल रहे हैं, नहीं नहीं, हमारे टाइम पे सीसीडी होता था, ठीक है, सीसीडी में मिल रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे लड़का आ रहा है बिल्कुल ऐसे भाग के 10 मीटर पर सेकंड से, लड़की आ रही है इस तरीके से 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब अगर मानो मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब समझो। अगर तुम इसका मतलब समझ लोगे तो फॉर्मूला भी मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन तुम्हारा कंसेप्चुअली सॉल्व होना चाहिए। तो अगर तुम पूछो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब बी को आंखें दे दो और उससे पूछो ए की कैसी वेलोसिटी है। बी को आंखें देके ए की वेलोसिटी पूछो, तो बी बोलेगी ये विकसित 15 मीटर पर सेकंड से मेरी तरफ क्यों आ रहा है ना। तो ये बोलेगी कि जो ये विकसित है मेरी तरफ 15 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। तुम ग्राउंड से नहीं पूछ रहे हो। अगर मानो तुम ग्राउंड से पूछोगे तो ग्राउंड बोलेगा कि यार ये जो विकसित है पॉजिटिव की डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। लेकिन हम तो इससे सुनैना से पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये सुनैना ये बोल रही है ये विकसित मेरी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है 15 मीटर पर सेकंड से। इसका मतलब ए की जो रिलेटिव वेलोसिटी है बी के विद रिस्पेक्ट टू, वो पॉजिटिव की डायरेक्शन में है 15 मीटर पर सेकंड। इसको फॉर्मूला से सॉल्व करना बहुत आसान है, इसका फॉर्मूला लगाना बहुत आसान है, लेकिन हम एक बार समझ लेते हैं फिर हम लोग इजियर ट्रैक लेंगे फॉर्मूला वाला, ठीक है। उसी तरीके से मानो आपके बारे में ये वाला सिनेरियो लूं कि अभी यहाँ पर ये हो तो रहा था, ठीक है। अभी क्या हुआ कि जब ये लोग पहले मिले थे, मानो अभी फोन वगैरह का जमाना नहीं है, स्मार्टफोन का जमाना नहीं है, आप इस तरीके से फोटोज वगैरह ना तो कहीं पे अपलोड कर सकते हो इंस्टाग्राम में, फलाना ढमकाना पे ना ऐसे भेज सकते हो, ठीक है। तो जब पिछली बार सुनैना ने विकसित को देखा तो उसकी दाढ़ी वाड़ी थी मस्त ऐसे माचो मैन, है ना। अब इसने पूरा ठीक है, बेचारी डर गई ये कौन है, भाग गई है, ठीक है। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि भाई व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब अब तुम्हें इस बॉडी से पूछना है कि भाई ये वाली जो बॉडी है कैसे मूव कर रही है। तो बच्चों तुम खुद देखो ना, दोनों में क्या हो रहा है। ये तो भाग के आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, लेकिन ये भाग के जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से। तो यहाँ पर बॉडी भी ये बोलेगी कि बॉडी ए मेरे पास आ रहा है 8 मीटर पर सेकंड से, कि मुझे ये नजर आ रहा है कि बॉडी ए मुझे अप्रोच कर रहा है 8 मीटर पर सेकंड से। तो ये बोलेगी कि बॉडी ए मुझे इस तरफ आ रहा है, मतलब डायरेक्शन इस तरफ आ रहा है 8 मीटर पर सेकंड से, तो वो मेरे पास कितना आ गया, पॉजिटिव 8 मीटर पर सेकंड। अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ, अगर मैं फॉर्मूला के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ये है फॉर्मूला, कि जब मैं बोलूं व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब तुम वेलोसिटी ऑफ ए में वेक्टोरिकली माइनस कर दो वेलोसिटी ऑफ बी, और उसी तरीके से अगर तुम्हें वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना हो तो तुम लोग वेलोसिटी ऑफ बी में से सब्ट्रैक्ट कर दो वेलोसिटी ऑफ ए,
ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पर देखना, एक बार इसको फॉर्मूला के बेसिस पे सॉल्व करते हैं कि मानो अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड। अब देखो ए की जो वेलोसिटी है ग्राउंड के पर्सपेक्टिव में वो +10 है, जो ग्राउंड की वेलोसिटी है ग्राउंड के पर्सपेक्टिव में वो 0 है, तो ये मेरे पास आंसर कितना आया, +10 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने इसको भी मैंने तुम्हें बता दिया कोई भी वेलोसिटी, हर वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी होती है। तो जब तुम बोलते भी हो ना वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, तो ये दोनों भी तुम लोगों ने किसी रिस्पेक्ट से बात की है, और वो जिस रिस्पेक्ट से हम लोग बात कर रहे हैं वो हमारा ग्राउंड है, कि ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू डिफाइन कर सकते हो। देखो 2 बार और रिपीट करती हूँ। सेकेंड वाले सिनारियो में मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब ये 1 डायमेंशन है तो मैं पॉजिटिव नेगेटिव से काम चला सकती हूँ, मुझे आई कैप जे कैप के कैप नहीं लिखना है, तो मैं बाय कन्वेंशन इस डायरेक्शन को पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेने वाली हूँ। गलती से भी कोई बच्चा रिपीट नहीं बोलेगा, 9 क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं ये चीज समझाने के लिए, ठीक है। तो अभी अगर मानो मैं सबसे पहले ए की वेलोसिटी की बात करूं तो पॉजिटिव की डायरेक्शन में 10 है, और फिर बाद में अगर मैं बी की वेलोसिटी की बात करूं तो इस तरीके से नेगेटिव की डायरेक्शन में 5 है। तो तुम देख पा रहे हो ना कि यहाँ पर ये जो अभी हम लोग अप्रोच ले रहे हैं उसमें दिमाग नहीं लग रहा है, लेकिन ये वाले अप्रोच से रिलेटिव मोशन का एसेंस नहीं समझ आता है। तो एसेंस समझना भी बच्चों उतना इंपॉर्टेंट है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमारी डेफिनेटली स्ट्रांग होनी चाहिए अगर हम लोग फिजिक्स को पढ़ रहे हैं तो, है ना, वरना फिर एग्जामिनर हमें बिल्कुल दबोच लेगा एग्जाम में। उसी तरीके से अगर मानो मैं तीसरे सिनारियो की बात करूं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये मेरे पास आ गया वी ए, ये मेरे पास आ गया वी बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए पॉजिटिव की डायरेक्शन में 10 है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी पॉजिटिव की डायरेक्शन में 2 है, तो ये आंसर कितना आ गया, +8 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने तुम्हें इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ जरा सा खुद सोचो, अगर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ये है और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए ये है, तो तुम लोग क्या यहाँ पर देख नहीं पा रहे कि दोनों का मतलब इट इज लाइक ए माइनस बी एंड बी माइनस ए, सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि मानो चाहे मैं 4 - 10 की बात करूं या 10 - 4 की बात करूं, मैग्नीट्यूड सेम है। देखो यहाँ पर -6 आ रहा है, यहाँ पर +6 आ रहा है, सो द मैग्नीट्यूड इज सेम बट द डायरेक्शन इज डिफरेंट। तो वही चीज मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, इनका डिफरेंट डायरेक्शन होगा इनका डिफरेंट डायरेक्शन होगा और इन दोनों का सेम मैग्नीट्यूड होगा, सेम मैग्नीट्यूड होगा। मतलब मैं यहाँ पर कैसे इसको लिख सकती हूँ, मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि भाई वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए सेम मैग्नीट्यूड છે। डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर से बनाते हैं, लेकिन जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से ऑपोजिट है, तो ऑल टुगेदर बोला जाता है इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स हैं। इसका मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू बी। रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन खत्म। इट इज अबाउट क्वेश्चंस, क्वेश्चन से तुम्हें रिलेटिव मोशन एक्चुअली में समझ आएगा। तो मानो मैं तुमसे पूछूं कि भाई यहाँ पर ये गाड़ी है, ठीक है, ये देखो गाड़ी है, ये गाड़ी 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, ये मेरे पास बी की गाड़ी है 15 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। ए की गाड़ी के अंदर कृषव है जो 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, और उसी तरीके से लीना है जो ग्राउंड पे 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। इसी तरीके से इनफाइनाइट एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन चीजें बिल्कुल बेसिक रखो। जैसे कि मानो अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लीना विद रिस्पेक्ट टू कार ए, कि लीना के पर्सपेक्टिव से कार ए कैसे मूव कर रही है, तो बच्चों तुम देखो ना, तुम ग्राउंड के पर्सपेक्टिव से बात करो कि भाई देखो ग्राउंड के पर्सपेक्टिव से जो कार ए है वो ऐसे 10 मीटर पर सेकेंड से आ रही है, और ये जो हमारी लीना है ग्राउंड के पर्सपेक्टिव से इस तरीके से 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। तो द वेलोसिटी ऑफ लीना विद रिस्पेक्ट टू कार ए का मतलब कार ए से पूछो लीना कैसे मूव कर रही है, तो कार ए ये बोलेगी कि लीना मुझे अपनी तरफ आती हुई नजर आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड से। कार ए ये बोलेगी कि लीना और मेरे बीच में जो मोशन है अप्रोच का है, तुम्हें अप्रोच का मोशन दिखाई नहीं दे रहा, तुम जिससे दूर भाग रहे हो वो ज्यादा तेजी से तुम्हारे पीछे आ रहा है। ये तो होता था पकड़म पकड़ाई में, धप्पा, फ्रीज, है ना। तो अगर मैं लीना की वेलोसिटी ए के पर्सपेक्टिव से डिफाइन करूं
तो ए ये बोलेगा लीना मुझे अपनी तरफ अप्रोच होती हुई नजर आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो आंसर -5 आना चाहिए। नेगेटिव की डायरेक्शन में 5 का मैग्नीट्यूड। बाकी इसको हम लोग हमेशा, मतलब अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो ज्यादा बेटर है कि अगर मानो मैं लीना की वेलोसिटी निकालूं विद रिस्पेक्ट टू कार ए, तो वो मेरे पास आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ लीना माइनस वेलोसिटी ऑफ कार ए। तो अब जो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लीना है पॉजिटिव की डायरेक्शन में 6 है, सॉरी पॉजिटिव की डायरेक्शन में 5 है, और जो वेलोसिटी ऑफ कार ए है पॉजिटिव की डायरेक्शन में 10 है, तो सीधा तुम्हें पता लग जाएगा ना -5 मीटर पर सेकेंड। कंसेप्चुअली भी वही हो रहा था कि अगर मैं ए से बात करूं तो ए बोलेगा लीना और मेरे बीच में अप्रोच है 5 मीटर पर सेकेंड का, तो लीना मुझे अप्रोच करते हुए नजर आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड से। अब मानो अगर मैं सेम एग्जाम्पल लूं, लेकिन अब की बार मैं यहां पर चेंज कर दूं क्वेश्चन। अब की बार ले लेते हैं आदर्श को। अभी देखो अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू आदर्श, तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ ग्राउंड के पर्सपेक्टिव से डायग्राम बना लो अगर तुम कंसेप्चुअली सॉल्व करना चाहते हो, वरना नॉर्मल इक्वेशन से तो आंसर आएगा ही आएगा। कि देखो सबसे पहले अगर मैं आदर्श की बात करूं तो ग्राउंड के पर्सपेक्टिव से देखो बच्चों को कैसे मूव कर रहा है। आदर्श एक गाड़ी में है जो 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रही है, वो गाड़ी में भी 5 मीटर पर सेकेंड से आगे मूव कर रहा है, तो ग्राउंड के पर्सपेक्टिव से वो तो 15 मीटर पर सेकेंड आगे मूव किया ना। ग्राउंड के पर्सपेक्टिव से तो वो 15 मीटर पर सेकेंड आगे मूव किया। और अब मानो अगर मैं गाड़ी बी की बात करूं तो वो 15 मीटर पर सेकेंड ग्राउंड के पर्सपेक्टिव से आ रही है। तो तुम देखो अगर तुमसे पूछा हो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू आदर्श, तो अगर तुम लोग आदर्श को इस तरीके से आंखें दोगे तो आदर्श ये बोलेगा ना कि हमारे बीच में तो अप्रोच है, कि भाई जो मेरे पास जो कार बी है वो मुझे क्या कर रही है, वो मुझे यहाँ पर अप्रोच कर रही है 30 मीटर पर सेकेंड से। तो आंसर मेरे पास कितना आया नेगेटिव की डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकेंड। बाकी तुम लोग हमेशा फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो। ये मेरे पास आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ कार बी माइनस वेलोसिटी ऑफ आदर्श। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ इसको किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफाइन कर रहे हो, ग्राउंड के। ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू, ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू, ये नहीं इसको ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू, इसको किसी और के विद रिस्पेक्ट टू। मेरे पास गाड़ी बी है, देखो उसकी जो वेलोसिटी है नेगेटिव की डायरेक्शन में 15 है, और जो आदर्श की वेलोसिटी है ग्राउंड के पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन में 15 है, तो तुम लोग देख पा रहे हो यहाँ पर भी आंसर -30 आता है। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे बच्चों ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चन को सॉल्व करवाने का मोटिव ये था रिलेटिव वेलोसिटी पता लगनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी पता लगना चाहिए, डायरेक्शन भी पता लगनी चाहिए, कंसेप्चुअली भी और न्यूमेरिकली भी। अब तुम चाहे जैसे मर्जी सॉल्व करो। अब मैं बोल रही हूँ, अब मानो अगर मैं और क्वेश्चन टाइप से तुम लोग को इंट्रोड्यूस कराऊं, जैसे कि मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पर ना मेरे पास ए बॉडी है, यहाँ पर मेरे पास ए बॉडी है, ये मेरी बी बॉडी है जो 30 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। अब मैं तुमसे यहाँ पर ये पूछ रही हूँ ए का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए अगर वो बी की बॉडी को ओवरटेक करना चाहता है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो अभी देखो मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ, अभी तक हम लोग ये वाली इक्वेशंस कर रहे थे, अभी तक हम लोग ये वाली इक्वेशन कर रहे थे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। हम लोग ये वाली इक्वेशन कर रहे थे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। और उसी तरीके से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, तो इसको रिलेटिव टर्म्स में भी तो डिफाइन कर सकते हैं कि मानो अगर मैं ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालूं, सो फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी is initial velocity of a with respect to b plus acceleration of a with respect to b multiplied by t time. उसी तरीके से displacement shown by a body with respect to b, it is the initial velocity of a with respect to b plus half of acceleration of a with respect to b multiplied by time का square. बाकी ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, रिलेटिव एक्सेलरेशन भी हो सकता है, रिलेटिव वेलोसिटी भी हो सकती है। जैसे कि देखो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई व्हाट इज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, सो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। वेरी सिमिलर, एग्जैक्टली द सेम थिंग। अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू q, देन दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ p माइनस द एक्सेलरेशन ऑफ q। वेक्टोरिकल सब्ट्रैक्शन है।
है ना। अभी इसको मैं तुम लोगों को क्वेश्चन में दिखाऊंगी तो ज्यादा समझ आएगा। तो अभी तुमसे ये पूछा हुआ है ए का कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए अगर वो बी को ओवरटेक करना चाहता है। तो तुम देखो बच्चों, मेरे पास ए और बी की इनिशियल वेलोसिटी है, तो मैं निकाल सकती हूँ दैट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी विच इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी, उसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 0 माइनस पॉजिटिव ऑफ 30 विच गिव्स मी नेगेटिव 30। तो मेरे पास ये है, मेरे पास टाइम की वैल्यू है 10 सेकेंड्स। देख लो टाइम की वैल्यू है 10 सेकेंड्स, और मेरे पास ना यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी है कि कितना डिस्प्लेसमेंट शो किया है ए ने बी के परस्पेक्टिव से। मानो बच्चों अगर दोनों यहाँ पर आके मिल रहे हैं, जरा सा सोचो, तो बी ने एक्स का डिस्टेंस मूव किया है लेकिन ए ने यहाँ पर एक्स प्लस 100 का डिस्टेंस मूव किया है, कि जहां पर भी वो ओवरटेक कर रहे होंगे ए ने 100 मीटर का डिस्टेंस ज्यादा मूव किया होगा। ए ने 100 मीटर का डिस्टेंस ज्यादा मूव किया होगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट शोन बाय ए माइनस डिस्प्लेसमेंट शोन बाय बी। तो मैं तुम्हें यही बोल रही हूँ कि मानो डिस्प्लेसमेंट शोन बाय बी इन केस अगर पॉजिटिव एक्स है तो डिस्प्लेसमेंट शोन बाय ए पॉजिटिव एक्स प्लस 100 होगा, कि बी के परस्पेक्टिव से ए जो है आगे जा रही है ना, उससे ज्यादा चल रही है 100 मीटर से। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, पॉजिटिव 100। तो देखो तुम्हारे पास u है, t है, s है और a पूछा हुआ है, तो तुम्हारे पास एक ही इक्वेशन है ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख दो। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। Everything we have calculated, one thing we need to calculate which is the acceleration of a with respect to b, है ना। तो ये इसको जरा सा सॉल्व करते हैं। जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं प्लीज अपने तक रखिए, अभी इतना डिस्कशन नहीं हुआ है कि तुम्हारे डाउट्स लूं या फिर तुम्हें क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तुम्हें समझ आ जाता तो हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जा सकते थे, लेकिन अभी है आगे 6 क्वेश्चंस, तो ठंड रखो। तो यहाँ पर टाइम मेरे पास कितना आया, टाइम आ गया 10, ये मेरे पास आ गया हाफ एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी मल्टीप्लाइड बाय 10 का स्क्वायर। तो अभी अगर मानो मैं इसको सॉल्व करूं, सो 1 इज गोइंग टू बी गिवन बाय -3 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी डिवाइडेड बाय 2। एक बार जरा सा देखो, यही आ रहा है ना। तो मेरे पास आया एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की वैल्यू पॉजिटिव की डायरेक्शन में 8 आई है। तो खत्म करो ना अब, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बेसिकली हो गया एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस द एक्सेलरेशन ऑफ बी। अब ए का एक्सेलरेशन मुझे निकालना है, बी का एक्सेलरेशन है ही नहीं, यही वाली वैल्यू आई है मेरे पास पॉजिटिव 8, तो ए का एक्सेलरेशन कितना आ गया, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मानो आपके बारे में दूसरा क्वेश्चन लो। मैं अब की बार बच्चों तुम लोगों को यहाँ पर ये बोल रही हूँ, ये दोनों बॉडीज ना इस तरीके से मूव करना स्टार्ट करती हैं कि यहाँ पर ये जो ए वाली बॉडी है पहले रेस्ट के ऊपर थी, बी वाली बॉडी भी रेस्ट के ऊपर थी मानो, ठीक है। तो अभी तुम्हें बोला हुआ है अगर मानो ए वाली बॉडी 30 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, सो व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ ए अगर मानो ए की बॉडी बी को कितने टाइम में ओवरटेक करना चाहती है, मानो 10 सेकेंड में ओवरटेक करना चाहती है। ये पूछा हुआ है कि अगर मानो जब ए और बी के बीच में डिस्टेंस 100 मीटर है ना, बी 30 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, तो ए की कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए अगर वो बी को ओवरटेक करना चाहती है। अब देखो यहाँ पर तो एक्सेलरेशन वाला सिनेरियो ही नहीं है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम की इससे ऊपर तो हम लोगों को जाना ही नहीं है। जब एक्सेलरेशन आता है, जैसे ये वाले सिनेरियो में एक्सेलरेशन था, ये बॉडी एक्सेलरेशन इसका पूछा हुआ था, ये कर नहीं रही थी, यहाँ पर तो एक्सेलरेशन वाला सिनेरियो नहीं है। तो पहले जो 3 इक्वेशन है अब वो मेरी एक इक्वेशन आ गई विच इज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो तुम यहाँ पर देखो ना, अगर मानो मैं ओवरटेक करवा रही हूँ, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट ए को कवर करना है बी के विद रिस्पेक्ट टू, वो एक्स्ट्रा कवर करना है 100 मीटर का आगे की डायरेक्शन में। आई एक्सप्लेन दिस इन द लास्ट क्वेश्चन एज वेल, कि मानो अगर वो यहाँ पर जाके ओवरटेक करते हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया है वो एक्स है, लेकिन जो इसने कवर किया है वो एक्स प्लस 100 है। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। ए ने x प्लस 100 किया है पॉजिटिव की डायरेक्शन में, बी ने x किया है, तो ये कितना आ जाता है पॉजिटिव 100, है ना। उसी तरीके से अभी अगर मैं टाइम ऑफ ओवरटेकिंग की बात करूं तो 10 सेकेंड्स है।
एक ही फॉर्मूला है मेरे पास, जैसे एक्सेलरेशन खत्म हो जाता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो लिख दो कि भाई वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इट इज द डिस्प्लेसमेंट शोन बाय ए विद रिस्पेक्ट टू बी इन टी टाइम डिवाइडेड बाय टी टाइम, और खत्म। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी मेरे पास आ जाएगा वी ए माइनस 30। सो दिस इज गोइंग टू बी गिवन बाय 100 मीटर डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड्स विच इज 10। सो वेलोसिटी ऑफ ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, पॉजिटिव 40 मीटर पर सेकेंड। अब मानो अगर मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करूं, ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों ने देखे होंगे और मुझे अच्छे से पता है तुम लोगों के दिमाग में एक बारी में जाएगा नहीं, तो मैं इसको ऑलरेडी डुप्लीकेट कर देती हूँ। देखो, मानो तुम्हें सबसे पहले वाले सिनेरियो में ये बोला जाए कि भाई मेरे पास ना दो बॉडीज हैं, एक है ए बॉडी, दूसरी है बी बॉडी। ए बॉडी को मैंने 200 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया और बी बॉडी को मैंने ग्राउंड से ऊपर फेंका 30 मीटर पर सेकेंड से। तो तुमसे ये पूछा हुआ है कि कितने टाइम के बाद जो दोनों बॉडीज है वो मीट करेंगे, कितने टाइम के बाद जो दोनों बॉडीज है एक दूसरे को मीट करेंगे। तो बेसिकली तुम्हें निकालना है टाइम। अब देखो, टाइम दो इक्वेशन में आता है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। लेकिन सबसे दिलचस्प चीज बताऊं क्या है, ये काइनेमेटिक इक्वेशंस हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब या तो एक्सेलरेशन हो, जब हम नॉर्मली इस्तेमाल कर रहे हैं, या रिलेटिव एक्सेलरेशन हो। लेकिन अगर तुम लोग गौर फरमाओ, तो अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो इसका जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ ए, वो भी नीचे की डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। और अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ बी की बात करूं तो वो भी नीचे की डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड, when two bodies are moving under gravity, their relative acceleration is always going to be zero। चाहे मैं इस बॉडी को ऊपर की डायरेक्शन में फेंकती, एक्सेलरेशन देखो ना, ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। तो इसका भी एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये तो बहुत ईजी हो गया, क्योंकि जैसे ही मैं बोल देती हूँ कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है, सो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाता है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। वाह, एक ही इक्वेशन रहेगी कि भाई यहाँ पर जो रिलेटिव वेलोसिटी है, मानो a विद रिस्पेक्ट टू b कर दो, इट इज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो मानो बच्चों वो ना यहाँ पर मिल रहे हैं, मानो जब वो मिल रहे हैं टी टाइम के ऊपर, तो वो यहाँ पर मिल रहे हैं। लेट अस अज्यूम ये वाला जो डिस्टेंस है वो x है, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला जो डिस्टेंस है वो मेरे पास 200 माइनस x आ जाएगा, क्योंकि अभी मुझे सब्सटीट्यूट करना है ना। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की अगर मैं बात करूं, सो वेलोसिटी ऑफ ए 0, बी की वेलोसिटी की बात करूं तो पॉजिटिव की डायरेक्शन में 30। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट शोन बाय ए, जो कि नीचे की डायरेक्शन में x है, माइनस द डिस्प्लेसमेंट शोन बाय बी, जो पॉजिटिव की डायरेक्शन में 200 माइनस x है। ये कितने टाइम पे है वही हमें निकालना है, ये कितने टाइम पे हुआ है। ए को ड्रॉप किया गया है, तो किसी भी चीज को जब हम ड्रॉप करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 ही होती है। तो तुम ये देख लो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया -30 इज गोइंग टू बी गिवन बाय -200 डिवाइडेड बाय टी। तो यहाँ पर टी की वैल्यू कितनी आ गई, 200/30, मतलब 20/3 सेकेंड्स। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब की बार मैं ऐसा करती हूँ, ए को ऊपर की डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से फेंकती हूँ, बी को ऊपर की डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकेंड से फेंकती हूँ। मैं दोबारा से पूछती हूँ, बताओ कितने टाइम के बाद दोनों बॉडीज मीट करेंगी। तो सबसे पहले ये देखना होता है एक्सेलरेशन है कि नहीं है। तो अभी अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ ए की बात करूं, नीचे की डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, विच इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अगर मैं बी के एक्सेलरेशन की बात करूं तो नीचे की डायरेक्शन में है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है, तो दोनों के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो हमेशा सेम रहेंगी। तो मेरे पास आ गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इट इज द डिस्प्लेसमेंट शोन बाय ए विद रिस्पेक्ट टू बी इन टी टाइम डिवाइडेड बाय टी टाइम। तो मैं टी टाइम वो ले रही हूँ जब वो दोनों मीट कर रही हैं, तो मानो वो यहाँ पर मीट कर रही हैं। तो बच्चों जब वो मीट कर रही हैं, मानो अगर इसने ऐसे मानो इसने x का डिस्टेंस मूव किया है, तो इसने यहाँ पर 200 माइनस x का डिस्टेंस मूव किया है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की बात करूं, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी।
ए का डिस्प्लेसमेंट नीचे की डायरेक्शन में x है, बी का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की डायरेक्शन में 200 माइनस x है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की बात करूं, इट इज द वेलोसिटी ऑफ ए माइनस द वेलोसिटी ऑफ बी। ए की जो वेलोसिटी है ऊपर की डायरेक्शन में 10 है, बी की जो वेलोसिटी है ऊपर की डायरेक्शन में 30 है। तो ये मेरे पास कितना आया, -20 इज गोइंग टू बी -200 डिवाइडेड बाई टी। टी की वैल्यू आ गई 10 सेकेंड। अब जो लास्ट क्वेश्चन टाइप जिसकी हेल्प से मैं रिलेटिव मोशन को समझाना चाहूंगी वो है हमारी ओवरटेकिंग प्रॉब्लम्स। कि मेरे पास यहाँ पर ना इस तरीके से एक यहाँ पर बच्चा है, तो इस बच्चे का नाम क्या ले लेती हूँ मैं, कोई छोटा सा नाम है किसी का, अविका ले लेती हूँ, ठीक है। तो अविका और ट्रेन के बीच में जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर है, ट्रेन की लेंथ 20 मीटर है और जो ट्रेन है 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। तो तुमसे यहाँ पर ये पूछा हुआ है कितने टाइम के बाद जो अविका है, सॉरी मैन नहीं, कितने टाइम के बाद जो अविका है वो कंप्लीटली ओवरटेक कर लेगी बस को। तो बच्चों अभी तुम देखो ना, अभी वी हैव डिस्कस सो मच, तो तुम देखो अगर अविका ट्रेन को अगर ओवरटेक करना चाहती है तो जो एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट अविका को ट्रेन के विद रिस्पेक्ट टू कवर करना पड़ेगा, दैट इज 40 + 20 विच इज 60 मीटर। कि अविका को ट्रेन को, ताकि वो कंप्लीटली ओवरटेक कर सके, उसको ट्रेन से ज्यादा 60 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। सो द डिस्प्लेसमेंट शोन बाय अविका विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन पॉजिटिव की डायरेक्शन में 60 है। जो रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है, जो रिलेटिव वेलोसिटी है अविका की ट्रेन के विद रिस्पेक्ट ऑफ वो निकाल लो। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अविका पॉजिटिव की डायरेक्शन में 40 माइनस द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन पॉजिटिव की डायरेक्शन में 10, तो ये मेरे पास आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन वाला सिनेरियो तो है नहीं, तो मैं पढ़ के नहीं पता लग रहा। 30 मीटर पर सेकेंड के रिलेटिव वेलोसिटी से 60 मीटर का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 2 सेकेंड में कवर होगा ना। वेलोसिटी ऑफ relative velocity of Avika with respect to train, it is the displacement shown by Avika with respect to train in t time divided by t time, है ना। तो ये मेरे पास आ गया +30, इट इज इक्वल टू +60 डिवाइडेड बाई टी। टी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 2 सेकेंड। ये इजी नहीं है, ये बिल्कुल उतने ही लेवल का क्वेश्चन है जितने लेवल के क्वेश्चन अभी कर रहे थे, बस ये रिपीटेशन है। और आखिरी क्वेश्चन हमारी क्लास का, मानो आपकी बार में 2 ट्रेन ले लो। मानो मैंने ऐसे 2 ट्रेन ले लिया, ये ट्रेन ए है 40 मीटर की लेंथ का, ये ट्रेन बी है 10 मीटर की लेंथ का, ठीक है। तो अभी मैं तुम्हें देखो क्वेश्चन क्या बोल रही हूँ, मैं तुम्हें क्वेश्चन, किसी तरीके का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो जैसे ही एक्सेलरेशन खत्म हो जाता है तुम्हारे पास वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बच जाता है बस। तो तुम्हें बोला हुआ है कि अगर मानो इसकी लेंथ 40 है, इसकी लेंथ 10 है, अभी इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस 150 है, इसकी वेलोसिटी 30 है, इसकी वेलोसिटी 10 है, तो कितने टाइम के बाद, ध्यान देना, कितने टाइम के बाद ए का जो ड्राइवर है वो बी के ड्राइवर को ओवरटेक कर पाएगा। तो देखो ना, ए का ड्राइवर यहां पर है, बी का ड्राइवर यहां पर है, तो अगर मानो ए का ड्राइवर बी के ड्राइवर को ओवरटेक करना चाहता है तो उसको ये वाला एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। कि अगर मानो ए का ड्राइवर बी के ड्राइवर को ओवरटेक करना चाहता है तो उसको जो डिस्प्लेसमेंट शो करना पड़ेगा बी के विद रिस्पेक्ट टू, वो पॉजिटिव की डायरेक्शन में 160 मीटर है। देखो, अगर ए का ड्राइवर बी के ड्राइवर को ओवरटेक करना चाहता है तो इसने जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया है इसको उससे पॉजिटिव की डायरेक्शन में 160 मीटर का डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। अब मैं अगर वेलोसिटी निकालूं a विद रिस्पेक्ट टू b, तो वेलोसिटी ऑफ a है पॉजिटिव की डायरेक्शन में 30, वेलोसिटी ऑफ b है पॉजिटिव की डायरेक्शन में 10, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब 20 मीटर पर सेकेंड की रिलेटिव वेलोसिटी से 160 का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 8 सेकेंड में कवर होगा। आंसर आ गया। Velocity of a with respect to b is the displacement shown by a with respect to b in t time divided by t time. तो यहाँ पर मेरे पास आया 20 मीटर पर सेकेंड, इट इज इक्वल टू 160 मीटर डिवाइडेड बाय टी टाइम। तो टी टाइम की वैल्यू आ गई 8 सेकेंड। ये मेरी जिम्मेदारी मैंने पूरी कर दी। अब आप खुद से एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डीपीपी। ये हो गया मोशन इन 1 डिमेंशन। तो मैं बोल रही हूँ मोशन इन 2 डिमेंशन तो भाई डिफिकल्ट है ही नहीं, क्योंकि अब तो हमें रिलेटिव मोशन समझ आ गया। जैसे जब हम लोगों ने काइनेमैटिक्स भी पढ़ी थी बच्चों, डू यू रिमेम्बर मैं कितना एम्फेसिस कर रही थी कि प्लीज मोशन इन 1 डिमेंशन के ऊपर ध्यान से सुनो।
अगर तुम्हें मोशन इन 1 डायमेंशन के कोर कंसेप्ट्स आ गए, मोशन इन 3 डायमेंशन कर लोगे तुम लोग। क्योंकि अगर हमें एक वेक्टर की प्रॉपर्टीज पता लग गई, तो जब मल्टीपल वेक्टर्स आएंगे तो सिर्फ वेक्टोरिकल एडिशन वगैरह ही तो करना होता है, प्रॉपर्टीज तो सेम ही रहती है ना। चाहे डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ एक्स की डायरेक्शन में हो रहा हो, या एक्स वाई प्लेन में हो रहा हो, या फिर एक्स वाई जेड की वॉल्यूम में हो रहा हो, डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टीज तो सेम ही है ना। तो अभी देखो 2 डायमेंशन की अगर मैं बात करूं, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैसे दिया जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a कैसे दिया जाएगा? इट इज द वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a। टॉपिक खत्म। नॉट इवन किडिंग, टॉपिक खत्म। अभी हम लोग इसको क्वेश्चंस की हेल्प से करने वाले हैं। अब इसके ऊपर 4 क्वेश्चन करेंगे और रिलेटिव मोशन खत्म। ये देखो ना, इफ यू ऑल रिमेंबर, मैंने तुम्हें मोशन इन 2D भी बिल्कुल सेम कराया था। डू यू रिमेंबर? मानो अगर टॉपिक इस तरीके से मैंने एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, तो मोशन इन 1D में पहले मोशन इन 1D कर रहे थे, तो पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि इंट्रोड्यूस हो रहा था ना। अब हमें पता लग गया, तो मोशन तो जैसे मोशन इन 2D आ रहा था, 2 लाइंस में मैं खत्म कर दी थी। भाई रिलेटिव मोशन तो रिलेटिव मोशन है ना, चाहे 1 डायमेंशन में हो रहा हो या 2 डायमेंशन में हो रहा हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इसको समझेंगे हम लोग क्वेश्चंस की हेल्प से। अब मानो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई यहाँ पर मेरे पास सिनारियो ये है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बी। मैं तुम्हें डायग्राम में बताऊं सिर्फ, ठीक है? डायग्राम में बता दो एक बार, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का डायग्राम क्या है, और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का डायग्राम क्या है। अब ये जो डायग्राम है वेक्टोरिकल सब्ट्रैक्शन है, वी हैव डन वेक्टोरिकल सब्ट्रैक्शन। डू यू ऑल रिमेंबर? ऐसा क्वेश्चन कराया था। अगर मानो ए वेक्टर ऐसे है और बी वेक्टर ऐसे है, तो ए माइनस बी बताओ कैसे बनेगा डायग्राम में, बी माइनस ए बताओ कैसे बनेगा डायग्राम में। दैट इज माई पॉइंट कि अगर मानो मैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की बात करूं, मतलब मुझे वी ए माइनस वी बी करना है। वी ए माइनस वी बी का मतलब मुझे वी ए में ऐड करना है एक ऐसा वेक्टर जो वी बी के मैग्नीट्यूड का हो, लेकिन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। आओ कर देते। तो सबसे पहले आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए, तो भाई ये मैं ले आई वेलोसिटी ऑफ ए। अब मुझे वेलोसिटी ऑफ ए में वी बी नहीं ऐड करना, मुझे वेलोसिटी ऑफ ए में ऐड करना है एक ऐसा वेक्टर जो वीबी के मैग्नीट्यूड का हो, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब इन दोनों को जब हम लोग वेक्टोरिकली ऐड करेंगे, तो ये मेरे पास आ गया वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, जिसको हम लोग यहाँ पर वी ए बी की हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी मानो अगर मैं तुम्हें बोलूं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालो, सो व्हाट इज दिस? दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालूं तो ऐसे निकाला जाता है। तो मैं सबसे पहले लेके आऊंगी वेलोसिटी ऑफ ए, सॉरी मैं सबसे पहले लेके आऊंगी वेलोसिटी ऑफ बी। अब मुझे वेलोसिटी ऑफ बी में वेलोसिटी ऑफ ए को नहीं ऐड करना है, मुझे ऐड करना है एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी ऑफ ए का हो, लेकिन उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। तो अभी इन दोनों को वेक्टोरिकली ऐड करेंगे तो वी बी माइनस वी के मिल जाएगा। ये देखो, वी हैव had this discussion in vectorical subtraction। और जैसे कि हम लोगों ने बच्चों डिस्कस किया था, अभी एक बार आ जाओ यार, वापस आ जाओ, तुम तो टॉपिक को छोड़ते ही नहीं हो। इट इज लाइक ऑल ऑफ यू वेट कि दी एक टॉपिक से अनरिलेटेड बात करो ना, हमें क्लिंग करना है, हम क्लिंगी हैं। तुम देख पा रहे होगे इक्वल एंड ऑपोजिट, कि अगर मैं इसकी बात करूं और मैं इसकी बात करूं, सेम लेंथ है ना, इक्वल एंड ऑपोजिट, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन है, जो कि मैं तुम लोगों को ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ। अच्छा, अब मानो अगर मैं तुम्हें ऐसे दे दूं कि भाई जो ए की वेलोसिटी है वो ये है, बी की वेलोसिटी ये है, तो जरा सा बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ये क्या होता है? ये होता है मेरे पास वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो ए की वेलोसिटी आ गई मेरे पास 3i कैप प्लस 4j कैप, और उसी तरीके से बी की वेलोसिटी आ गई मेरे पास i कैप प्लस j कैप। तो ये मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास आ गया 2i कैप प्लस 3j कैप। निकाल लो, मैग्नीट्यूड नहीं निकालना था, तुम्हारी टीचर करवाती नहीं है क्या कुछ? अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, वेरी इजी। अभी अम्ब्रेला वाले प्रॉब्लम्स भी देख लो तुम। पहले एंगल समझ लेते हैं कि मानो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई जो आयुष है इस डायरेक्शन में जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, बारिश गिर रही है 30 मीटर पर सेकेंड से, और आयुष गीला नहीं होना चाहता,
तो तुमसे पूछा हुआ है कि आयुष को कितने एंगल के ऊपर, वर्टिकल से कितने एंगल के ऊपर छाता पकड़ना पड़ेगा अगर वो अपने सर को बचाना चाहते हैं। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड, हम किससे बचना चाहते हैं? हम रेन से नहीं बचना चाहते। रेन कैसे आयुष के पर्सपेक्टिव से गिर रही है उससे बचना चाहते हैं। जैसे कि मानो अगर यहाँ पर ग्राउंड बचना चाहे रेन से, तो ग्राउंड के पर्सपेक्टिव में रेन ऐसे गिर रही है, तो ग्राउंड को अगर छाता पकड़ना हो अपने आप को बचाने के लिए तो वो ऐसे पकड़ेगा। तुम्हें सबसे पहले तो यही समझना है तुम बचना किससे चाह रहे हो। तुम अगर छाता ले रहे हो तो तुम किससे बचना चाह रहे हो? बारिश से नहीं। बारिश जैसे तुम्हारे मोशन के विद रिस्पेक्ट टू गिर रही है, तो तुम यहां पर किससे बचना चाहते हो? तुम बचना चाहते हो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू आयुष से। निकाल लो। तो ये मेरे पास हो जाता है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू आयुष। तो ये मेरे पास क्या आ गया? ये आ गया वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ आयुष। तो वेलोसिटी ऑफ रेन मेरे पास ये है, लेकिन अब वेलोसिटी ऑफ रेन में मुझे वेलोसिटी ऑफ आयुष को नहीं ऐड करना है, नेगेटिव ऑफ द वेलोसिटी ऑफ आयुष को ऐड करना है। तो अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की टर्म्स में बात करूं तो ये आया मेरे पास 30, मैग्नीट्यूड की टर्म्स में ये आया 10। तो तुम्हें अब यहाँ पर समझ आ जाना चाहिए दिस इज गोइंग टू बी द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू आयुष। तो तुम इससे बचना चाहते हो। तो अगर तुम इससे बचना चाहते हो तो भाई छाता ऐसे ही पकड़ोगे ना। ये देखो, समझो। तुम्हें कैसे सॉल्व करना बात की बात है, क्या सॉल्व कर रहे हो वो तो समझ लो। अगर आयुष छाते का इस्तेमाल करना चाहता है तो वो छाते को उस डायरेक्शन में पकड़ेगा जो ऑपोजिट हो उस डायरेक्शन में जिसमें रेन ड्रॉप्स गिर रहे हैं। तो इसको वेलोसिटी ऑफ रेन नहीं निकालना है, उसको अपने पर्सपेक्टिव से वेलोसिटी ऑफ रेन निकालना है, उसको वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू आयुष निकालना है, विच इज दिस। अभी तो डायग्राम बनाया है, तो मैंने यही डायग्राम बनाया। ये आ गया मेरे पास वेलोसिटी ऑफ रेन, ये आ गया नेगेटिव वेलोसिटी ऑफ द आयुष। सिर्फ मैग्नीट्यूड की टर्म्स में बात करूं, ये 30 का मैग्नीट्यूड है, 10 का मैग्नीट्यूड है। तो आयुष के पर्सपेक्टिव से ऐसे गिर रही है रेन, तो ऑब्वियसली बात है इसको छाता ऐसे पकड़ना पड़ेगा। तो तुमसे ये वाला एंगल पूछा हुआ है। देखो, तुमसे ये वाला एंगल पूछा हुआ है कि वर्टिकल से कितने एंगल के ऊपर पकड़ना पड़ेगा। थीटा निकाल लो, tan थीटा हो गया सॉल्व। tan थीटा इज ऑपोजिट बाय बेस, तो उसको जिस एंगल के ऊपर पकड़ना पड़ेगा वो ये एंगल है। बस। अगर मानो मैं आपके बाद ये वाला क्वेश्चन दूं, ठीक है, और मैं आपकी बार तुमसे दो चीजें पूछ रही हूँ। मैं तुमसे ये भी पूछ रही हूँ कितने एंगल के ऊपर पकड़ना पड़ेगा, और अगर मानो ये छाता ना पकड़े तो कितनी वेलोसिटी से रेन ड्रॉप्स इसके सर के ऊपर आके गिरेंगे। ध्यान देना, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अभी जादू चल रहा है। कि मानो अगर आयुष इस डायरेक्शन में 30√3 से जाता और रेन ऐसे गिर रही है, तो मैंने आपकी बार तुमसे पूछ लिया विद व्हाट वेलोसिटी विल द रेन ड्रॉप्स फॉल ऑन आयुष हेड। मतलब तुम्हें वेलोसिटी ऑफ रेन नहीं निकालना है। कैसे निकालना बाद में, क्या निकाल रहे हो पहले। तुम्हें वेलोसिटी ऑफ रेन नहीं निकालना है, तुम्हें देखना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू आयुष। तुम्हें निकालना है वी आर माइनस वी ए। तो ये तो अभी हम लोगों ने किया है। तो वी आर माइनस वी ए का मतलब वी आर में ऐड कर दो एक ऐसा वेक्टर जो वी ए के मैग्नीट्यूड का हो लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। डायग्राम की हेल्प से होगा, फिजिक्स डायग्राम में बहुत बार मैं बोलती हूँ। तो देखो, यहाँ पर आ गया मेरे पास वी आर, मैग्नीट्यूड है 30। अब वी आर में मुझे वी ए को नहीं ऐड करना है, नेगेटिव वी ए को ऐड करना है। आयुष ऐसे जा रहा था तो नेगेटिव वी ए इस डायरेक्शन में है, तो ये आ गया मेरे पास नेगेटिव वी ए। मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 30√3। तो तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे दिस विल गिव यू व्हाट, दिस विल गिव यू द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू आयुष। तो अगर मानो आयुष अगर छाता पकड़ना भी चाहे तो आयुष छाता ऐसे पकड़ेगा। कितने एंगल के ऊपर, वो वाला एंगल यहाँ से निकाला जा सकता है, लेकिन मुझसे एंगल नहीं पूछा। अगर एंगल पूछा जाता तो मैं निकाल सकती थी। tan थीटा इज ऑपोजिट बाय बेस, तो tan थीटा की वैल्यू आ गई √3। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास 60 डिग्री। ऑल्दो मुझसे पूछा नहीं हुआ है। मुझसे क्या पूछा हुआ है? मुझसे पूछा हुआ है व्हाट इज दी, कि कितने वेलोसिटी से जो रेन ड्रॉप्स है आयुष के सर पे गिर रहे हैं, मतलब व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू आयुष। तो ये आ जाएगा मेरे पास √30√3 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, जो कि मेरे पास आ जाता है 60 मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट, ये हो गया।
यही आता है, ये 2 क्वेश्चन आते हैं, या तो कितने वेलोसिटी पे गिरेगा या फिर कितने एंगल के ऊपर छाता पकड़ना पड़ेगा। कैसा लगा? हाँ जी। कितनी बार मैं तुम्हें बोलती हूँ डायग्राम्स बनाओ, डायग्राम नहीं बनाओगे इक्वेशन में ही उलझे रहोगे और यही सोचते रहोगे ये इक्वेशन क्यों लगा रहे हैं, मैं ये सोचते रहूंगी भाई ये इक्वेशन क्यों लगा रहे हैं। डायग्राम के इस्तेमाल से चीजें बिल्कुल सिंपल दिख जाती है कि क्या करना है हमें। तो ये बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस की हेल्प से, बहुत सारे डिटेल्ड डिस्कशन की हेल्प से हम लोग रिलेटिव मोशन इन 1D एंड 2D निपटा चुके हैं। अब हम लोग लास्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं और सर्कुलर मोशन, जिसके अंदर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। अब ये वाले टॉपिक को निपटाते हैं। तो देखो इतना सर्कुलर मोशन के बारे में हम सब जानते हैं कि सर्कुलर मोशन में मूव करने का मतलब एक बॉडी क्या कर रही है, एक पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। जैसे कि ये वाली जो बॉडी है इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू कभी भी रिलेटिव मोशन नहीं शो करती है। अगर मानो यहाँ पर 5 मीटर पे थी तो यहाँ पर भी 5 मीटर पे, यहाँ पर भी 5 मीटर पे, यहाँ पर भी 5 मीटर पे। सो लेट अस नॉट प्रिटेंड कि ये 9th स्टैंडर्ड की क्लास है जहां पर मुझे तुम्हें ये बताना पड़े सर्कुलर मोशन होता क्या है। तो मैं सीधा जंप करती हूँ कि सर्कुलर मोशन किस तरीके से, 2 तरीके के होते हैं। एक हो जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक हो जाता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सबसे पहले अगर मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करूं, इसका मतलब ये कि जो बॉडी जिस स्पीड के साथ सर्कुलर मोशन में घूम रही है वो चेंज नहीं होगी। जैसे कि मानो अगर बॉडी यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही थी तो यहाँ पर पहुंचने के बाद भी इस तरीके से 5 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगी, यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगी। तो मैं ये चीज डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि चाहे मैं यहाँ पर बच्चों स्पीड की बात करूं या फिर बच्चों में यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की बात करूं, चाहे मैं यहाँ पर स्पीड की बात करूं या फिर मैं यहाँ पर बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की बात करूं, दे डू नॉट चेंज, है ना, दे डू नॉट चेंज। लेकिन अभी मानो अगर मैं सिंपली वेलोसिटी की बात करूं, नॉट जस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, लेट अस टॉक सिंपली अबाउट वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर. There are two defining properties of a vector. One is magnitude, other is direction. If both or either of them changes, the vector changes. कि ठीक है मानो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है आई विल बी एबल टू डिफाइन द चेंज इन वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पर ये बोल दूंगी कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी नहीं चेंज होता है, स्पीड नहीं चेंज होता है, लेकिन मानो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी क्या करती है, वेलोसिटी चेंज करती है। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड राइट, बहुत आसान था ये हमारे लिए समझने में। अब हम लोग इतना ये भी जानते हैं कि मानो अगर मेरे पास ये बॉडी है m मास की, ठीक है, जहां पर v की वेलोसिटी से इस तरीके से ये मूव कर रही है एक सर्कल में। सो वी ऑलरेडी आर अवेयर कि एक ऐसा एक्सेलरेशन होता है जब बॉडी सर्कल में घूम रही होती है जो उसको सेंटर ऑफ द सर्कल से दूर नहीं जाने देगी, हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल की टुवर्ड्स ये फोर्स लगेगा ताकि बॉडी सेंटर ऑफ द सर्कल से दूर ना जाए और वो एक सर्कुलर मोशन में घूमता रहे। मतलब जब तक सर्कुलर मोशन है एक ऐसा एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा जो बॉडी को हमेशा सर्कल के टुवर्ड्स खींच रहा है। तो वो बॉडी के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को नहीं चेंज कर रहा, वो वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। बिल्कुल ध्यान दो मैंने क्या बोला है। मैं तुम्हें बोल रही हूँ सर्कुलर मोशन में एक ऐसा एक्सेलरेशन है जो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी को नहीं छेड़ता। क्योंकि तुम सोचो अगर मानो मैं इस इंस्टेंट की बात करूं तो वेलोसिटी ऐसे है, एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल ऐसे ऐसे है। So because centripetal acceleration is always perpendicular to the velocity at that point. Or if at any point of time the centripetal acceleration is perpendicular to velocity, it will never change the magnitude of the velocity. We have been through this. It will not change the magnitude of the velocity. मतलब एक ऐसा acceleration जो बिना magnitude को छेड़े velocity की direction को change कर दे वो हमारा centripetal acceleration कहलाता है। और centripetal acceleration we already are aware, उसका फॉर्मूला हो जाता है मेरे पास v square divided by r। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने बच्चों दो चीजें जानी है। एक हम लोगों ने जाना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी नहीं चेंज करता, एक हम लोगों ने जाना है कि जो वेलोसिटी है वो चेंज होता है। प्लीज बच्चों स्पैमर्स को इग्नोर कर दो, ठीक है, स्पैमर्स को इग्नोर कर दो। सोनम है या फलाना ढिमकाना है नहीं पढ़ना है उसको, तुम पढ़ो और अभी जो डिस्कशन हो रहा है प्लीज एक स्टोरी लाइन बनने दो। तो मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ कि हम लोगों ने अभी तक इतना पता लगा है हम लोगों को कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी नहीं चेंज होता लेकिन वेलोसिटी जरूर चेंज होता है। तो क्या मैं बोल दूं चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज जीरो बट मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट जीरो। वेरी इंपॉर्टेंट जो अभी मैंने तुम्हें बोला है।
change in the magnitude of velocity is zero, but change in velocity is not zero. तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे जीरो होगा? समझे ना? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, सो चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज जीरो। वेलोसिटी में चेंज है, तो वेलोसिटी के चेंज के मैग्नीट्यूड को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सो चेंज इन द वेलोसिटी इज नॉट जीरो, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट जीरो। ठीक है, यहां पर किसी भी तरीके का एक ऐसा एक्सेलरेशन नहीं होता जो या तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में लग रहा हो या फिर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग के उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा हो। अभी हम लोगों ने कुछ जाना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में, तो अगर एक क्विक रिकैप दूं, एक ही तरीके का एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है जिसका रूल सिर्फ ये है बॉडी सर्कल में मूव करती रहे। तो ये एक ऐसा एक्सेलरेशन है जो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को नहीं छेड़ता, उसके सिर्फ डायरेक्शन को छेड़ता है ताकि बॉडी सर्कल में मूव करती रहे। वो एक्सेलरेशन मेरे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और किसी भी तरीके का एक्सेलरेशन नहीं एग्जिस्ट करता है या तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में जो उसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर दे, या वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो उसके मैग्नीट्यूड को कम कर दे। तो यहाँ पर जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है मेरे पास जीरो आ जाता है। तो ये मेरे पास आ गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सर्कुलर मोशन इन अ स्पेसिफिक केस। कोई अभी बच्चे का कमेंट पड़ा ग्रेविटी एंड फलाना ढमकाना, क्या कर रहे हो भाई? हम केस के बारे में नहीं बात कर रहे, हम जनरल सिनारियो के बारे में बात कर रहे हैं कि दो ही तरीके के सर्कुलर मोशन होते हैं। एक हो जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा आ जाता है मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सब मतलब समझ आएगा अगर सुनते जाओगे। हर्ष, अगर मैं अभी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करूं तो देखो, जब तक ये सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो लगना चाहिए। एक तो ऐसा एक्सेलरेशन लगना ही चाहिए जो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल है, ताकि बॉडी एक सर्कल में घूमती रहे। तो आई कैन से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा सर्कुलर मोशन है जिसके अंदर ये जो वेलोसिटी है ना, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। एक बार जरा सा देखिए, तो अगर मानो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, मतलब एक एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर वो इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी लगेगा तो बॉडी को स्पीड अप कर देगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी लगेगा तो बॉडी को स्पीड डाउन कर देगा, है ना? तो यहाँ पर दो ही तरीके के सर्कुलर मोशन है। इट इज लाइक आई एम डिफाइनिंग देयर आर ओनली 4 फंडामेंटल फोर्सेस। एक आ गया मेरे पास ग्रेविटेशनल, एक आ गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, एक मेरे पास आ गया वीक न्यूक्लियर, एक आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो मैं अभी नहीं एंटरटेन करने वाली कि दी एक टेंशन भी तो होता है। सब आ गया ना, वो तो इसके एग्जाम्पल्स में आ गया, इसके एग्जाम्पल्स में आ गया, इसके एग्जाम्पल्स में आ गया, इसके एग्जाम्पल्स में आ गया। अभी हम एग्जाम्पल्स के बारे में बात नहीं करें कि ये केस कैसा है, ये केस वैसा है। मैं बोल रही हूँ हर केस इन्हीं दो कैटेगरीज में डिवाइड होगा, इन्हीं दो कैटेगरीज में से एक कैटेगरी में बिलोंग करेगा। क्योंकि मैंने तुम्हें, अगर मैं कंपेयर करूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को, तो जब तक बच्चों ध्यान से सुनो, जब तक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या फिर वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो लगेगा ही लगेगा। हर सिनेरियो में जब भी बॉडी सर्कल में मूव करेगी, चाहे किसी भी तरीके का सर्कुलर मोशन हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो टुवर्ड्स द सेंटर लगना ही लगना है। मैं ये बोल रही हूँ कि एक ऐसा एक्सेलरेशन जो जब एब्सेंट होता है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाता है, और जब प्रेजेंट होता है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाता है। वो है ऐसा एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में लग के या तो उसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर सके या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग के मैग्नीट्यूड को डिक्रीज कर सके। दैट इज नोन एज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो अभी इनफाइनाइट सिनेरियोज हैं, ग्रेविटी में, फलाना ढिमकाना सिनेरियो में, ये वाले सिनेरियो में देख लो। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, अगर वहां पर एक ऐसा एक्सेलरेशन है जो वेलोसिटी को सपोर्ट कर सकता है, मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करा सकता है या उसको रेजिस्ट करके मैग्नीट्यूड को डिक्रीज करा सकता है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। दैट इज इट। ये बहुत, मतलब इससे दाल चावल में मैं कैसे बताऊं तुम्हें? जब तक सर्कुलर मोशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो रहेगा ही रहेगा, विच इज वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, चाहे वो यूनिफॉर्म हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म हो। ये टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल लगता है, मतलब आई कैन से अलोंग द रेडियस लगता है। जैसे कि अगर बॉडी यहाँ पर है तो टुवर्ड्स द सेंटर ऐसे लगा ना, अलोंग द रेडियस। अगर बॉडी यहाँ पर है तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल ऐसे लगा, अलोंग द रेडियस। तो जब तक बॉडी सर्कल में मूव करी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो है ही, क्योंकि इसका काम है वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करना, और बिना वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज किए बॉडी सर्कल में मूव ही नहीं कर सकती। एक दूसरा एक्सेलरेशन जिसका काम होता है मैग्नीट्यूड को चेंज करना, वो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।
अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है मैग्नीट्यूड चेंज होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आराम से 3 से 4 बार मैंने रिपीट कर दिया सेम लाइन को। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द रेडियस लगता है ना? कि मानो क्योंकि वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द रेडियस होती है। जैसे कि मानो अगर मैं ये वाले पॉइंट पे बात करूं, वेलोसिटी ऐसे है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। दोनों सिनेरियोज में इट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो जैसे हम लोगों ने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला करा था v²/r, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करता है? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को छेड़ता है। तो ये मेरे पास आ गया dv/dt। dv/dt कि भाई किस रेट से जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है। तो अगर मानो मैं बोलूं कि दो सिनेरियोज लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। मानो ये एक बॉडी है, सर्कुलर मोशन में घूम रही है। पहले उसकी वेलोसिटी थी v1 ऐसे, फिर इसकी वेलोसिटी थी v2 ऐसे। तो अगर मानो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में लग जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। अगर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा, है ना? अब अगर मानो मैं नेट एक्सेलरेशन की बात करूं जो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, तो देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो एक ही एक्सेलरेशन है। तो उसी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन भी होगा कि भाई तुम्हारा नेट एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। बहुत इजी है, दैट इज माय पॉइंट। लेकिन सुनना होता है उससे पहले। तुम लोग ना टॉपिक खत्म होने से पहले मचल जाते हो। कोई नहीं पूछता तुमसे तुम कंफ्यूज हुए हो, तुम्हें समझ आया कि नहीं आया है। अपनी ही टिप्पणी दे रहे होते हो। नोबडी केयर्स तुम्हें समझ आया कि नहीं आया है जब तक टॉपिक नहीं खत्म हुआ है। सुना कितना है तुमने? कितना सुना है समझने के लिए? है? और उसी तरीके से अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करूं तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, सॉरी एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है टुवर्ड्स द सेंटर, एक टेंजेंशियल है परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो एक तो है अलोंग द रेडियस, एक है परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो ये ऐसे दोनों परपेंडिकुलर हो गए ना। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर हो गए, तो यहाँ पर मैं नेट एक्सेलरेशन निकाल सकती हूँ। ये देखो ये आ गया नेट एक्सेलरेशन, जो कितना हो गया अंडर रूट ऑफ AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। ये मैंने तुम्हें पूरा एसेंस बता दिया, जो कंसेप्ट होता है ना सर्कुलर मोशन का, जो ऑब्वियसली बात है और स्ट्रेंथन होगा जब हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे, बट दिस इज द एसेंस ऑफ सर्कुलर मोशन। और ये देखो कितना छोटा टॉपिक है। जब तक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आना चाहिए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करना चाहिए। अभी मानो अगर आपको वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करना है तो एक एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन आएगा जो एब्सेंट होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, प्रेजेंट होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ये हो जाता है हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगे तो मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करता है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे तो वो मैग्नीट्यूड को डिक्रीज करता है। ये पूरा कंसेप्चुअल पार्ट है। अब मैं तुम लोगों को थोड़ा सा और थियोरेटिकल पार्ट से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, तो और डिस्कशन आगे करेंगे कंसेप्चुअल। अभी के लिए अगर मानो मैं तुम्हें इन टर्मिनोलॉजी से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराऊं तो 3 टर्मिनोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आ जाता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बेसिकली वो वाला टाइम है जो पूरी की पूरी बॉडी को लग रहा है एक सर्कल कंप्लीट करने में, दैट इज इट। ठीक है? टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट इट्स एंटायर वन सर्कुलर मोशन। Frequency is the number of circular motions completed in 1 second. It is like cost of one potato is 5 rupees, और दूसरा हम डिफाइन करें 5 रुपीज में कितने पोटैटोज आते हैं। जैसे टाइम पीरियड है कि एक रेवोल्यूशन कितने टाइम में हो रहा है, फ्रीक्वेंसी है एक सेकंड में कितने रेवोल्यूशन हो रहे हैं। तो इनवर्स है कि जैसे कि मानो अगर मैं बोलूं कि भाई एक रेवोल्यूशन हो रहा है मानो टाइम पीरियड के टाइम में, ठीक है? सो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस जो हो रहा है एक सेकंड में। तो मैं इसका देखो यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हो ना, दिस इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय t। तो ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन है ये मेरे पास हो जाता है 1 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड तो टाइम है सेकंड्स में होगा, फ्रीक्वेंसी है 1 डिवाइडेड बाय टाइम है। तो इसीलिए हम लोग इसके अगर मैं यूनिट्स की बात करूं तो उसके ये जो यूनिट्स होते हैं पर सेकंड होते हैं। जैसे कि अगर मानो मैं इसके यूनिट की बात करूं तो यूनिट आ गया इसका क्या, सेकंड। अगर मानो मैं डिमेंशंस की बात करूं तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर जो डिमेंशंस है टाइम के डिमेंशंस हो जाएंगे। अब मैं अगर बच्चों फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो इसका जो यूनिट है इट इज पर सेकंड, है ना?
या फिर इसको हर्ट्ज भी बोला जाता है, हर्ट्ज की हेल्प से भी डिनोट करते हैं हम लोग। जैसे फोर्स को न्यूटन से करते हैं, इसको हर्ट्ज से करते हैं, कैपिटल एच जेड, कैपिटल एच, स्मॉल एच नहीं आएगा। और उसी तरीके से अगर मानो मैं डिमेंशंस की बात करूं तो 1 डिवाइडेड बाय टाइम के डिमेंशंस जो मेरे पास आ जाता है t⁻⁻1। उसी तरीके से एक हो जाता है एंगुलर वेलोसिटी। जैसे लीनियर वेलोसिटी होता है डिस्टेंस कवर्ड इन टी टाइम डिवाइडेड बाय टी टाइम, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा एंगल कवर्ड इन टी टाइम डिवाइडेड बाय टी टाइम। तो जैसे कि मेरे पास लीनियर वेलोसिटी हो जाता है dx by dt, वेयर x इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी हो जाता है d थीटा by dt, जहां पर थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैं अगर मानूं मैं पूरे के पूरे एक सर्कल की बात करूं, ध्यान से देखना। अगर मानो बॉडी यहां से शुरू हुई है और उसने पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया, तो मैं अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रही हूँ इस डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ इस डेरिवेशन करने के लिए, ये डेराइव करने के लिए जो ओमेगा और वी के बीच में रिलेशनशिप है, मैं यहाँ पर एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल लेती हूँ। तो मानो बॉडी पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जिस टाइम में आ रही है वो कैपिटल टी है, तो मैं लीनियर वेलोसिटी भी डिफाइन कर सकती हूँ, लीनियर स्पीड भी डिफाइन कर सकती हूँ कि भाई कितने डिस्टेंस को ट्रैवल किया, तो 2πr के डिस्टेंस को ट्रैवल किया कितने टाइम में, कैपिटल टी के टाइम में। एंगुलर वेलोसिटी को भी डिफाइन कर सकते हो कि कितने एंगल को कवर किया, 2π के एंगल को कवर किया कितने टाइम में, कैपिटल टी के टाइम में। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप दिख रहा है। देखो एक इक्वेशन तुम्हारे पास ओमेगा की ये आई है, एक इक्वेशन तुम्हारे पास वेलोसिटी की ये आई है। तो अभी हम लोग ओमेगा की डायरेक्शन फलाना ढिमकाना के बारे में बात नहीं करने वाले, कैसे ओमेगा के, लाइक समझो सर्कुलर मोशन दो जगह है, एक तो तुम्हारा काइनेमैटिक्स में है और एक तुम्हारा रोटेशनल मैकेनिक्स में है। रोटेशनल मैकेनिक्स की क्लास नहीं है ये, काइनेमैटिक्स की क्लास है। तो काइनेमैटिक्स में जितना भी एंगुलर वेलोसिटी का डिस्कशन है, जहां पर हम कहीं डायरेक्शन वगैरह को डिस्कस नहीं करते, इसलिए हम नहीं करने वाले हैं। जब हम लोग पहुंच जाएंगे रोटेशनल मैकेनिक्स में, ओमेगा की डायरेक्शन को भी डिस्कस करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को डिस्कस करेंगे, लेकिन वो सारा पोर्शन हमारा रोटेशनल मैकेनिक्स के लिए है। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये सारी चीजें रोटेशनल मैकेनिक्स में। अभी हमें सिर्फ सर्कुलर मोशन को समझना है, ठीक है। तो मैं बोल रही थी, अगर मानो बच्चों मैं इन दोनों इक्वेशन को जरा सा अगर कंपेयर करूं, तो मेरे पास आ रहा है ना v इज इक्वल टू ओमेगा आर। देखो v इज इक्वल टू ओमेगा आर, यूनिफॉर्म है ना। v इज इक्वल टू ओमेगा आर की मानो अगर एक बॉडी है, ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है और उसके रेडियस की वैल्यू आर है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू आ जाएगी v। तो यहाँ से जो मेरे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, मैं इसके फॉर्मूला को मॉडिफाई कर सकती हूँ कि v की वैल्यू कितनी है, ओमेगा आर। तो अगर मानो मैं इसके फॉर्मूला को मॉडिफाई करना चाहूँ, तो मेरे पास ये एक और फॉर्मूला मिल जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। टॉपिक खत्म, टॉपिक खत्म। अब बस हम लोग और जानेंगे क्वेश्चंस की हेल्प से। ये देखो, है ना ये। अब मानो मैं तुम्हें ना एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछती हूँ कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सबसे पहले, और उसी तरीके से इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। टॉपिक खत्म, मतलब नोट्स खत्म हो गए हैं, टॉपिक अभी हो रहा है, टॉपिक अभी चल रहा है, अभी हम लोग समझ ही रहे हैं। उस हिसाब से कि 100% क्लियर हो जाना चाहिए वैसे खत्म नहीं हुआ है, लेकिन थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हो चुका है, अब सिर्फ और समझेंगे। तो मानो मैं तुमसे पूछूं, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट? And I ask the same thing in non-uniform circular motion. In non-uniform circular motion, is centripetal acceleration constant? पहले यूनिफॉर्म के टर्म्स में बात करना कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। सोचो एक बार, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्या वहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। तो जब तुम ज्यादा नहीं सोचोगे ना, सिर्फ सरफेस के ऊपर सोचोगे, तो तुम्हारा आंसर यस निकलेगा। वही एग्जैक्टली माय पॉइंट। क्यों बार बार भूल जाते हो? एक्सेलरेशन वेक्टर है, वेक्टर के कांस्टेंट होने का मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। मैं बच्चों ये तुम्हारी बात से सहमत होगी, यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगा मैग्नीट्यूड v²/r है, यहाँ पर भी इस तरीके से सेम मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर भी सेम मैग्नीट्यूड है।
तो मैं इस बात से सहमत हूं कि जो एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो सेम रहता है. आई एग्री. There is no change in the magnitude of the centripetal acceleration, but I did not ask you that. I asked you, is centripetal acceleration constant? You are answering me, is the magnitude of the centripetal acceleration constant? तो यहां पर मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन यहां पर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो चेंज कर रही है. तो मैं अल्टीमेटली बोल दूंगी दैट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट. इज नॉट कांस्टेंट. देखो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, यहाँ पर डायरेक्शन ये है, यहाँ पर डायरेक्शन ये है, यहाँ पर डायरेक्शन ये. सेम चीज मानो अगर मैं तुमसे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पूछूं कि भाई नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, क्या बताओ यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? यहाँ पर v1 ले लेती हूँ, यहाँ पर इस तरीके से मैं v2 ले लेती हूँ, दिस इज द सेंटर. नहीं, यहाँ पर तो मैग्नीट्यूड में भी सेम नहीं है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, चलो वो अलग बात है. यहाँ पर तो डायरेक्शन में भी सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड में भी सेम नहीं है. यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो है v1 स्क्वायर बाय r. यहाँ पर जो मेरे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इट इज v2 स्क्वायर बाय r. एटलीस्ट हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये बोल पा रहे थे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है. यहाँ पर तो हम लोग वो भी नहीं बोल पा रहे हैं. यहाँ पर तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है दैट इज ऑल्सो चेंजिंग, और जो डायरेक्शन है वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो चेंज करेगी ही करेगी. तो दोबारा से हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, दोबारा से हम लोग यहाँ पर कंक्लूड कर पा रहे हैं दैट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट. तो ये जितना डिस्कस करेंगे ना उतना और क्लियर होगा. इसलिए मैं बोलती हूँ मत पूछो डाउट्स, मत मुझे बताओ क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ, मत पूछो अगर ये तो क्या, अगर वो तो क्या, जब तक टॉपिक ना खत्म हो, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है. अभी धीरे धीरे पता लग रहा है. जैसे अब तुम्हें इन दोनों क्वेश्चन की हेल्प से एक और चीज क्लियर हुई. आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन में वैसे तुम लोगों को और क्लैरिटी आती जाएगी. जैसे कि मानो अगर मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन दूं कि भाई मेरे पास ना इस तरीके से एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है, बस यूनिफॉर्म, यहाँ पर एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है जहां पर जिस रेडियस के अंदर बॉडी घूम रही है उसकी वैल्यू आ गई 4 मीटर. तो मानो यहाँ पर ऐसे 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही थी, ठीक है, फिर यहाँ पर इस तरीके से 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है. एक बार जरा सा देखो, तो ये तुम लोगों को दे दिया है ना. अब देखो तुमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है. सिग्निफिकेंस समझ रहे हो लिखी हुई स्लाइड्स का? ये देखो, तो अभी तुमसे यहाँ पर ये पूछा हुआ है, ये दिया हुआ है कि इसको डिड्यूस कर लो, ये जो कुछ भी है ये बताओ कितना है, ठीक है, और ये बताओ कितना है. ये दोनों चीजें पूछी हुई हैं. क्या है ये तुम्हें पूरा डिड्यूस करना है, तो एक एक करके डिड्यूस करते हैं. सबसे पहले इसको देखो, ये आ गया चेंज. चेंज जरा सा देखते हैं किस में चेंज, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में. तो तुम बताओ इज देयर एनी चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी? नहीं. पहले आया चेंज है ना, तो किस में चेंज हमें ये डिफाइन करना है ना. तो चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं है. पहले भी 5 था, बाद में भी 5 है. यहाँ पर मानो यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू 0 पे था, यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू t पे पहुंचा. दूसरी चीज देखो अभी क्या पूछी हुई है, मैग्नीट्यूड. किसका मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड, ये मुझे डिड्यूस करना ना, किसके मैग्नीट्यूड की बात हो रही है? चेंज इन वेलोसिटी के. कि बताओ यहाँ पर जो चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी का क्या मैग्नीट्यूड है? तो सबसे पहले चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं. तो बच्चों चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वेक्टोरिकल सब्ट्रैक्शन करो. तो इसका मतलब मुझे फाइनल वेलोसिटी में ऐड कर देना एक ऐसा वेक्टर जो इनिशियल वेलोसिटी की ही मैग्नीट्यूड का हो, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो सबसे पहले आ जाएगी मेरे पास फाइनल वेलोसिटी. तो ये देखो, ये मेरे पास आ गई फाइनल वेलोसिटी 5 के मैग्नीट्यूड की. फिर इनिशियल वेलोसिटी नहीं आएगा, नेगेटिव ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी आएगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का. तो जब हम इन दोनों को वेक्टोरिकली ऐड करेंगे तब मेरे पास आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी.
तो अगर मैं सिर्फ इस चेंज इन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर विच गिव्स मी 5 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरे पास आ गया 5 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो मैंने तुम लोगों को यहाँ पर कंसेप्ट बताया था उसके ऊपर मैंने तुम्हें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा दिया। यहाँ पर लिखवाया था ना मैंने, जस्ट 1 सेकेंड, कहाँ 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 कहाँ, यहाँ पे, कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी नहीं चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होता है। एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम लोगों ने कर लिया कि यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। वेलोसिटी में चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये आ गई मेरे पास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का मतलब इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर लेके आना है। वी हैव ऑलरेडी डन वेक्टोरिकल सबट्रैक्शन, विल नॉट इवन प्रिटेंड कि मुझे इसके ऊपर और टिप्पणी करने की जरूरत है। मम्मी एक बार आ जाओ, ठीक है। अब यहां पर जरा सा देखिएगा, है ना, अब देखो, अगर मानो मैं तुम्हें अब की बार डिफरेंट क्वेश्चन दूं, कि मानो अब की बार मैं तुम्हें ये बोलूं कि भाई अगर मेरे पास ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ध्यान देना, यहाँ पर जो मेरे पास रेडियस ऑफ द सर्कल है उसकी वैल्यू मेरे पास 3 मीटर है, ठीक है। यहाँ पर जो मेरे पास बॉडी है 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। मैम मम्मी आ गई कैसे बोल दो गवार से, है ना ये। तुम्हें तुम्हें नहीं कह रही थी, नहीं 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 नहीं, किसी और को कह रही थी, तुम्हें थोड़ी। चलो अभी यहाँ पर देखिए, तो मानो अगर मैं अभी तुमसे, देखो कितनी सारी चीजें पूछ सकती हूँ। मैं तुमसे यहाँ पर टाइम पीरियड पूछ सकती हूँ, टाइम पीरियड पूछ सकती हूँ, पूछ सकती हूँ ना मैं टाइम पीरियड। हाँ, मैं तुमसे टाइम पीरियड पूछ सकती हूँ, मैं तुमसे ओमेगा पूछ सकती हूँ, मैं तुमसे फ्रीक्वेंसी पूछ सकती हूँ, मैं तुमसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पूछ सकती हूँ, है ना। तो आ जाओ निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, मैं ऐसे बोल सकती हूँ ना, v इज इक्वल टू 2πr बाई टाइम पीरियड। तो यहाँ से मेरे पास टाइम पीरियड आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा के लिए भी टाइम पीरियड चाहिए, फ्रीक्वेंसी के लिए भी टाइम पीरियड चाहिए। सो v इज इक्वल टू 2πr बाई टाइम पीरियड। अब v है 5 मीटर पर सेकेंड, है ना, रेडियस की वैल्यू है 3, तो टाइम पीरियड की वैल्यू अगर तुम लोग देखो, ये वाली वैल्यू आ गई 6π/5 सेकेंड्स। मेरी मम्मी बाहर से हाँ बोल रही होगी एक बच्चे ने भी कमेंट किया कि मेरे कान से जो आवाज है आर पार हो गई। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 6π/5 सेकेंड। एक मौका नहीं छोड़ते ना तुम लोग। अब मानो अगर टाइम पीरियड की बात करूं तो टाइम पीरियड तो मेरे पास आएगा ना। ओ माय गॉड, ये मैंने टाइम पीरियड निकाला है, तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई 6π/5 सेकेंड्स। अब तो सब आ जाएगा, ओमेगा कितना होता है? ओमेगा होता है 2π बाई टाइम पीरियड। तो ये मेरे पास हो गया 2π बाई टाइम पीरियड, बोले तो ये, है ना। वैल्यू कितनी आ गई? 10/6, बोले तो 5/3 रेडियन पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी की बात करूं, इट इज 1 बाई टाइम पीरियड। तो ये मेरे पास आ गया कितना? 6π/5 का इनवर्स 5/6 हर्ट्स। दिस इज वेरी इजी राइट। अब अगर मैं सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की बात करूं, v²/r, तो ये मेरे पास आ गया 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, 25/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन पे टाइम पास करना है क्या? और यूनिफॉर्म तो बहुत इजी है, अभी नॉन यूनिफॉर्म में तो फिर भी थोड़ा सा दिमाग लगता है, ये तो यूनिफॉर्म है, इसमें तो चीजें बहुत इजी पीजी लेमन स्क्वीजी हैं। मैं बोल रही हूँ अगर मानो अब की बार मैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ले लूं,
यार बस करो यार, चले जाओ यार, और कब तक क्लास चलेगी? चलेगी 10 तक, या फिर मे बी 10-15 तक चलेगी, खत्म ही हो गया। बस इसके बाद हम लोगों को 2 डेरिवेशन करने हैं। लिटरली देखो यहाँ पर ये 2 डेरिवेशन करने हैं और फिर हमारा ये भी खत्म। ठीक है, डोंट वरी, द क्लास इज अबाउट टू एंड। 10 तक ये क्लास चलेगी, 15 तक भी नहीं चलेगी। लेकिन आराम से डिस्कस करते हैं, जितने भी क्वेश्चन मैं कराना चाहती हूँ ना, मुझे कराने दो तुम लोग। ऐसे फिर प्रेशर क्रिएट कर देते हो और फिर क्या क्या करते रहते हो, फिर मुझे सिचुएशन देते हो कि दी, लेट्स अज्यूम। नहीं, आई डोंट वांट टू अज्यूम, आई वांट यू टू लिसन, गिव मी टाइम। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पर जरा सा देखना। तो यहाँ पर बोला हुआ है कि बॉडी की जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो टाइम के साथ कुछ ऐसे वेरी कर रहा है। इट इज इक्वल टू 10t² + t। ठीक है, तो अभी तुमसे यहाँ पर ये पूछा हुआ है, बताओ टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड के ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है, बताओ जी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है, बताओ जी नेट एक्सेलरेशन कितना है। इससे टफ आ ही नहीं सकता जो काइनेमैटिक्स में है। तो टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी पूछा हुआ है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी पूछा हुआ है और नेट एक्सेलरेशन भी पूछा हुआ है। तो देखो बच्चों, मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ, ये तो बड़ा इजी है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना, सिर्फ dv/dt तो करना है। तो dv/dt अगर मैं कर लूँ तो वो मेरे पास आ जाता है 20t+1। तो अगर मानो मैं यहाँ पर टाइम की वैल्यू को 1 सेकेंड रख देती हूँ, है ना, कि भाई अगर मुझे टाइम की वैल्यू अगर मैं 1 सेकेंड रख दूं तो मेरे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू जो टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे है, वो मेरे पास आ गया 21 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैंने ऐसे लगा दिया कि मानो भाई यहाँ पर जो बॉडी है कुछ ऐसे v की वेलोसिटी से मूव कर रही थी, तो सेंट्रीपिटल तो यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में 21 के मैग्नीट्यूड का। अब अगर बात करूं मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v²/r। तो अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे पूछी हुई है, इट विल बी वेलोसिटी एट 1 सेकेंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। सॉरी, v²/r होता है ना, सो वेलोसिटी एट 1 सेकेंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। वेलोसिटी एट 1 सेकेंड निकालो, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड पुट कर दो, वेलोसिटी की वैल्यू 1 सेकेंड पे आ जाएगी। तो वो आ गया 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर प्लस 1, विच गिव्स मी 11 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे जो स्पीड है वो 11 है, रेडियस मेरा 4 है, तो ये मेरे पास कितना आ रहा है 121/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं बता चुकी हूँ शादी नहीं करनी है, तो चाहे ये कैसा भी दिख रहा हो एक्सेप्ट कर लो तुम इसको। ठीक है, ये देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ 121/4 के मैग्नीट्यूड का। अब नेट एक्सेलरेशन पूछा जाए तो ये है ना भाई, नेट एक्सेलरेशन दोनों को वेक्टोरिकली ऐड करूंगी तभी तो आएगा नेट एक्सेलरेशन, √AC का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। तुमसे ये भी पूछा जा सकता है टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे बताओ कितना एंगल बना रहा है नेट एक्सेलरेशन रेडियस ऑफ द सर्कल से, ये वाला एंगल भी पूछा जा सकता है। तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे कितना एंगल बना रहा है एक्सेलरेशन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी से, तो ये सब तो कर लोगे ना। हाँ जी, एंगल वैंगल निकाल लोगे ना, एक बार जरा से देखिए तो अभी इसको निकालो। ठीक है, ये देखो। अच्छा, मैं तुम्हें बोल रही हूँ, देखो अभी कभी भी अगर एग्जाम में ऐसे आए ना, तो 120/4 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 121/4 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 120/4, ऐसे किया करो। गॉड ब्लेस मी। तो मैं तुम्हें ये कह रही थी 121/4 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 120/4। सो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, √30 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। डोंट वरी, वैल्यूज इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं मिलेगी। जैसे कि अभी मैं एक और क्वेश्चन कराती हूँ। मानो मैं तुम्हें बोलूं कि भाई बिल्कुल रिपीटेशन है, रिपीट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से करा रही हूँ क्योंकि हो चुका है अब ये टॉपिक। कि मानो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि भाई मेरे पास एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यहाँ पर जो रेडियस की वैल्यू है ना जी, वो 8 मीटर है। यहाँ पर वैल्यूज इजी रखूंगी मैं, ठीक है। यहाँ पर जो रेडियस की वैल्यू है वो 8 मीटर है। तुम्हें बोला हुआ है कि जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है ना, वो t टाइम के ऊपर कुछ ऐसे वेरी करता है।
तो तुमसे पूछा हुआ है टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड के ऊपर जरा सा बताइए व्हाट इज द एंगल व्हाट इज द एंगल मेड बाय the acceleration of the body made by the acceleration of the body with the radius of the circle. जो एंगल वाला क्वेश्चन मैं जो लास्ट सिनेरियो में बोल रही थी उसको मैं बिल्कुल उठा रही हूँ यहाँ पे. सो व्हाट इज द एंगल मेड बाय द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विद द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो मुझे अच्छे से पता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो दो एक्सेलरेशन होंगे. तो मानो टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड के ऊपर बॉडी यहाँ पर है. लेट अस अज्यूम टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड पे बॉडी यहाँ पर है, उसकी वेलोसिटी ऐसे है. तो दोनों एक्सेलरेशन निकालूंगी तब एंगल के बारे में मैं बात भी कर पाऊंगी. तो सबसे पहले मानो अगर मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करूं टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, तो ये आ जाएगा वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द सर्कल. वेलोसिटी चाहिए 2 सेकंड पे तो वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन है. टाइम इज इक्वल टू 2 पुट कीजिए तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2, 4 4 8. तो ये मेरे पास आ गया 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है यहाँ पर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का. अब मानो अगर मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करूं तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमें डीवी बाई डी करके मिलता है. तो डीवी बाई डी करो, वी की इक्वेशन गिवन है, डीवी बाई डी कर दोगे तो 2t प्लस 2 आ जाएगा. अब यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड अगर पुट कर दोगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 2 जो कि मेरे पास 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा. तो यहाँ पर आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना. तो तुम देख पा रहे होगे कि यहाँ पर नेट एक्सेलरेशन ये आएगा. तो अब के बाद नेट एक्सेलरेशन मुझसे नहीं पूछा हुआ है. मैं अगर चाहूँ तो ऑब्वियसली बात है इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकती हूँ अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, लेकिन ये नहीं पूछा है. मुझसे पूछा हुआ है कि एक्सेलरेशन रेडियस ऑफ द सर्कल से कितना एंगल बना रहा है ये. तो tan थीटा कर दो. tan थीटा आ गया ऑपोजिट बाय बेस. तो मेरे पास यहां से आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 3/4. यहां से मेरे पास आ गया थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 3/4. खत्म. अब सिर्फ 2 डेरिवेशन है वो मुझे करानी है. ये देख लो कहीं कोई चीज छोड़ेंगे नहीं. अब देखो अब मैं तुम्हें बोल सकती हूँ कि अब क्लियर हो जाना चाहिए. दैट इज ऑल एवरीवन. ये हम लोगों ने इस छोटे से बूस्टर सेशन की हेल्प से रिलेटिव मोशन एंड सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर चुके हैं. अब जो हमारी काइनेमैटिक्स है बहुत सारे क्वेश्चंस की हेल्प से 65 प्लस क्वेश्चंस की हेल्प से कवर हो चुकी है, जिसके अंदर 2 हमारे सिंगल शॉट सेशंस थे, एक मोशन इन 1D के ऊपर, एक मोशन इन 2D के ऊपर, और एक ये बूस्टर सेशन था रिलेटिव मोशन और सर्कुलर मोशन के ऊपर. बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है. जितना इंपॉर्टेंट यूनिट है उतनी इसको प्रायोरिटी भी दी हुई है ना, क्योंकि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो ज्यादा टेंशन चाहते हैं तो वहां पर हम लोग ज्यादा टेंशन देंगे. होपफुली आपको ये जो सेशन है पसंद आया हो. अगर पसंद आया है तो बच्चों वीडियो को जरूर से लाइक कर देना. बाकी मिलते हैं कल सुबह 7 बजे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन को थ्योरी और क्वेश्चंस की हेल्प से कंप्लीट करने के लिए. तो कोई भी बच्चा इस क्लास को मिस नहीं करेगा. इस क्लास का जो लिंक है वो कॉमेंट सेक्शन में तुम लोगों को पिंड दिख जाएगा. That is all everyone. Thank you so much. A very happy Holi to all of you. Take very good care of yourself. Bye bye.